अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी डिस्कशन है एमएससी ज़ूलॉजी की 4th सेमेस्टर में रिसर्च वर्क की इंटर्नशिप और या फिर इसके बदले में पढ़े जाने वाले सब्जेक्ट्स के बारे में। तो होपफुली इस वीडियो में आपके जितने भी माइंड में क्वेश्चंस हैं, क्या रिसर्च करनी चाहिए, क्या इंटर्नशिप हमें करनी चाहिए, इसके बदले में हमें सब्जेक्ट्स पढ़ना आसान रहेगा, तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे और जहाँ तक मुझसे हो सका मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जी, तो सबसे पहले मैंने अपनी स्टडी स्कीम को ओपन कर लिया और यहाँ पे 4th सेमेस्टर में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दो जो सब्जेक्ट हैं BT 201 और BT 401, ये दोनों 3 क्रेडिट आवर्स के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे जू 620 और जू 620 रिसर्च और इंटर्नशिप, ये भी दोनों इलेक्टिव है और इसके 6 क्रेडिट आवर्स हैं। मतलब ये है कि या तो आप ये 6 क्रेडिट आवर का एक काम करें या रिसर्च कर लें या इंटर्नशिप कर लें, और अगर आप ये दोनों नहीं करना चाहते तो फिर आपको 3 क्रेडिट आवर्स का ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से क्या चीज़ चूज़ करते हैं करने के लिए। अब उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है कि रिसर्च और इंटर्नशिप का हमें क्या फ़ायदा है। तो डेफिनेटली एमएससी ज़ूलॉजी एक साइंस से रिलेटेड डिग्री है, तो आपको पता है कि इसमें उस चीज़ की वैल्यू है जब आपने कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म किया हो, या आपने रिसर्च वर्क किया हो, या आपने कोई किसी किस्म का लैब में वर्क किया, तो इसका डेफिनेटली एक सेपरेट वैल्यू ज़रूर है। अब सेपरेट वैल्यू कहाँ पे है? उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे एमफिल में अप्लाई करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आगे गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं अब्रॉड में। तो मैं वन बाय वन इन सब जगह पे आपको इसका एडवांटेज बताती हूँ। तो सबसे पहले बात आ गई कि जो स्टूडेंट्स आगे एमफिल करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि एमफिल में तो डेफिनेटली रिसर्च वर्क आपको करना ही पड़ता है। तो वहाँ पे अगर आपने पहले से कहीं पे रिसर्च वर्क किया होगा या इंटर्नशिप की होगी, तो आपको उसका फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो एक हाई लेवल पे जब आप रिसर्च करेंगे, तो अगर आप पहले से इस चीज़ का आपको नॉलेज होगी, आपको आइडिया होगा, तो डेफिनेटली, और वहाँ पे जब आप अपना कोई पब्लिश किया हुआ पेपर चेक करवाएंगे, तो आपको इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद वो स्टूडेंट्स जो कि आगे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, तो जब आप अपनी सीवी पे कि कोई भी सर्टिफिकेट इंटर्नशिप का या फिर रिसर्च वर्क का पेपर वहाँ पे शो करेंगे, तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी बात ये हो गई कि 2019 में गवर्नमेंट सेक्टर की जो जॉब्स आई थी, उनमें ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब थी, वहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने एमएससी लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे रिसर्च वर्क या इंटर्नशिप की हुई थी, उनको जल्दी हायर कर लिया गया था, और उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने कुछ भी इस तरह का परफॉर्म नहीं किया हुआ था, उनको ज़ाहिर बात है जॉब मिलने में प्रॉब्लम्स हुई थी। तो इस चीज़ की एक सेपरेट वैल्यू ज़रूर है। उसके बाद आ जाता है मसला उन स्टूडेंट्स का जो कि स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं एमएससी करने के बाद। तो किसी भी कंट्री में जब आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करेंगी, तो आपको रिसर्च बेस पे आपने जो पेपर आपका पब्लिश हुआ होगा, उसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो जब एक्स्ट्रा पॉइंट्स कलेक्ट होंगे, तो ओवरऑल आपका ज़्यादा आपके पॉइंट्स बनेंगे और आपको स्टडी वीज़ा ईजीली मिल जाएगा। तो किसी भी अब्रॉड की यूनिवर्सिटी हो गई या पाकिस्तान में किसी कोई भी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपको रिसर्च और इंटर्नशिप का डेफिनेटली फ़ायदा है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें इन चीज़ों में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग BT 201 और 401 पढ़ना चाहते हैं। तो वो फिर आपकी अपनी चॉइस है। डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आप रिसर्च वर्क या इंटर्नशिप नहीं कर सकते, आप कहीं लैब में जाके काम नहीं कर सकते, तो ज़ाहिर बात है फिर आप ये सब्जेक्ट्स दोनों पढ़ के सिंपली, क्योंकि ये दोनों भी सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नहीं हैं, आप घर बैठ के पेपर दे सकते हैं और इजीली आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद इंटर्नशिप की बात है, तो वो लैब वर्क होगा। अब मैं वन बाय वन रिसर्च और इंटर्नशिप के बारे में आपको सेपरेटली बता देती हूँ। जी, तो उसके बाद हम लोग ये ज़रा चेक कर लेते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वहाँ पे 4th सेमेस्टर के रिलेटेड हम लोगों को जो सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसके सामने देख लें कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि रिसर्च और इंटर्नशिप जो दोनों से हमारे सब्जेक्ट्स के लिए हैं, वहाँ पे 0 प्रैक्टिकल शो हो रहा है। मतलब इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए हम लोगों को प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे हमारे पास जो काम हमारा चेक होना है, वो रिसर्च की रिपोर्ट चेक होनी है, इंटर्नशिप रिपोर्ट ही चेक होगी। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो आपको बार बार कहेंगे कि लैब में आएँ और यहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाएं, या आपने जो वर्क किया है उसको हमें परफॉर्म प्रैक्टिकली करके दिखाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने सिंपली वहाँ पे जो एट दी एंड जो चीज़ चेक होती है, वो रिसर्च रिपोर्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट ही चेक होती है। उसके बाद आपने जो वर्क किया उसके बारे में आपके वाइवास कंडक्ट किए जाते हैं। मतलब आपने जो रिपोर्ट खुद प्रोवाइड करनी है, उसमें से ही क्वेश्चनिंग होती है। आउट ऑफ द रिपोर्ट कोई क्वेश्चन आपसे नहीं किया जाता। तो इसलिए
इसलिए आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि हम लोग वाइवा किस तरह से देंगे या हमारा ये सारा मसला किस तरह से हैंडल होगा। तो उसके बाद अगर बाकी भी सब्जेक्ट्स आप चेक कर लेते हैं, सारे ही नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 4th सेमेस्टर में आपने कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है आपका, तो इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो लोग जॉबियंस हैं, ठीक है, जो जॉब कर रहे हैं और साथ में स्टडी को अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनके लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रिसर्च और इंटर्नशिप के लिए। तो वो डेफिनेटली एक बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंटर्नशिप आपको डेफिनेटली किसी ना किसी लैब में जाके वर्क करना पड़ता है और उसके बाद आपको उसकी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है और उसके दौरान आपको असाइनमेंट्स वो बताए जाते हैं कि भाई आपने जाके लैब में ये काम परफॉर्म करना है, ये चीज़ पे हमें वर्क करके दिखाएं और ये हमारा रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। वो डेफिनेटली इस तरह से होगा। तो अगर आप इंटर्नशिप को मैनेज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप रिसर्च ज़रूर चूज़ करें, क्योंकि रिसर्च में आपको घर बैठे आप इंटरनेट से कलेक्ट कर सकते हैं या एक दो लोगों से बात करके उनसे कंसल्ट करके आप अपनी रिपोर्ट अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें भी आपके पास अगर प्लेजरिज्म आता है तो वो कुछ ना कुछ आपके पास मार्जिन दिया जाता है प्लेजरिज्म को हैंडल करने के लिए। तो रिसर्च के लिए आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई कि रिसर्च और इंटर्नशिप दोनों में प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होगी वीयू की लैब में, और ये दोनों ही थ्योरेटिकल वे में चलेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये दोनों के लिए इनरोलमेंट कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि इनरोलमेंट अगर हमने करवानी है रिसर्च वर्क के लिए, ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर हमारा प्रोजेक्ट होगा और उसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है ये फॉर्म आपको LMS से डाउनलोड करना होगा और इसको आपने ऑनलाइन ही सबमिट करवाना होता है। नेम लिखना है, आपने अपने फादर नेम लिखना है, डिग्री का टाइटल कौन सा है, सेमेस्टर आपका कौन सा, CGPA आपने मेंशन करना अपना, और 2.00 CGPA मिनिमम रिक्वायर्ड होता है किसी भी रिसर्च या इंटर्नशिप के काम को करने के लिए। VU ID आप अपना देंगे और उसके बाद ये फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका आप आंसर येस या नो में देंगे। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोजेक्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री ओनली, या आप येस या नो में बताएंगे। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि आप अपनी एकेडमिक एंड रिसर्च एबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। उसके बाद है आर यू कॉन्फिडेंट इनफ टू वर्क हार्ड, आर यू डूइंग जॉब। अगर आप जॉब कर रही हैं तो फिर आपने जो डेटा कलेक्ट करना है वो सिर्फ 10 फैमिली से होगा, और अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो ये आपको ज़्यादा प्रेफरेबल होगा कि आप 20 फैमिली से डेटा कलेक्ट करें, यानी कि जो डिसऑर्डर है उसको आपने स्टडी किया है 20 फैमिली से, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हैं। उसके बाद आप इसको सारे को फिल कर देंगे और ये फॉर्म आपको LMS से मिल जाएगा और सिंपली आप उसके बाद यहाँ पे कॉन्सेंट यानी कि अपनी परमिशन देकर यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे और इसको इस मेल ID पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी आपके रिसर्च बेस के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने किस तरह से इनरोलमेंट करवानी है, हमारे पास क्या प्रोसीजर होगा इंटर्नशिप का, तो वो भी एक ऑथेंटिक आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जी। तो नेक्स्ट हमारे पास इनरोलमेंट इन इंटर्नशिप या रिसर्च वर्क के लिए या फिर आपने सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। मिनिमम CGPA आपकी अगर 2 है तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो आप सब्जेक्ट के लिए इस वाले कॉलम में देखेंगे। और उसके बाद ये है कि चूज़ आइदर VU लैब्स और एक्सटर्नल लैब्स, या आप VU लैब को करेंगे या फिर आप एक्सटर्नल लैब, और इसके लिए आपको आपके एडवाइज़र से पूछना पड़ेगा, ठीक है, सुपरवाइज़र से पूछना पड़ेगा कि वो किस तरह का काम आपसे करवाना चाहता है या वो आप किस लैब में करेंगे। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 आता है, आपको यहाँ पे भी असाइनमेंट नंबर 1 दिया जाता है, जिसमें आपने पहला जो अपना काम है इंटर्नशिप का वो 1 मंथ में जो आपने किया होगा उसको आपने सबमिट करवाना होगा असाइनमेंट की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद ये है कि दूसरा आपने एक्सपेरिमेंट्स आप कंडक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड असाइनमेंट आएगा जो कि फाइनल रिपोर्ट की फॉर्म में होगा, और उसके बाद आपने उसके जैसे यहाँ पे फाइनल तरफ एग्जाम होगा, दूसरी तरफ आपका प्रेजेंटेशन एंड डिफेंस। प्रेजेंटेशन एंड डिफेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट के बारे में, तब आपके वहाँ पे काउंटर क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। जो आपने रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट करवानी है उसके बारे में ही आपसे सवाल किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अगर PCR पे काम करते हैं तो PCR पे आपके रिजल्ट्स के बारे में कि रिजल्ट किस तरह से आया, आपने कितनी ज़्यादा कलेक्शन किया, डेटा कहाँ से लिया, सैंपल कहाँ से लिया, इस किस्म के आपके सवाल होंगे वहाँ पे जिनको आपको जवाब देना होगा। ये सिर्फ जानने के लिए कि जो रिपोर्ट में काम किया गया है क्या वो आपने खुद किया या वो फेक तो नहीं है। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन एंड डिफेंस, यानी कि जो आप वहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करवा रहे हैं उसको आपने डिफेंड करना होगा अपने क्वेश्चन के आंसर्स देकर। तो जी इस तरह से ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी है कि किस तरह से आप इंटर्नशिप
इंटर्नशिप और रिसर्च वर्क का काम कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। उसके बाद मैंने आपको इसके एडवांटेजेस बता दिए। तो अगर आप ये कर लेते हैं इस लेवल पे तो आपके लिए आगे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर दिस इज़ ट्रूली अप टू यू। और इसी के साथ ये वीडियो एंड हो जाती है, और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आती है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।